So we'll go ahead with to the next topic. अभी अगला टॉपिक theoretical topic है, which is basically applications of thermal conductivity. Applications of thermal conductivity. तो हमने already देखा what is conduction. Conduction is a mode of transfer of heat in solids in which there is no actual bodily movement of the molecules. Molecules एक जगह से दूसरी जगह पे खुद नहीं जाता है, but energy is transferred or heat is transferred from one point to another through collisions. तो रॉड के जिस एंड को आप हीट करते हो वहां पे जो पार्टिकल्स है दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड एंड व्हाइल डूइंग सो दे कोलाइड विद द नेबरिंग पार्टिकल्स एंड ट्रांसफर देयर एनर्जी और वो नेबरिंग पार्टिकल वापस एनर्जी ट्रांसफर करेगा। ऐसा करते 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 एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। गुड। तो अब ये जो थर्मल कंडक्टिविटी था उसका उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, तो विल सी सम ऑफ देम। फॉर एग्जांपल और बहुत सारे तो आपने डे टू डे लाइफ में ही देखे होंगे। एनी कुकिंग यूटेंसिल जैसे कुकर हो गया या कुछ और हो गया, अगर आपने देखा होगा तो उसका जो बेस होता है इट इज मेड अप ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल, राइट। और उसका जो हैंडल होता है हैंडल इट इज कवर्ड विथ एन इंसुलेटिंग मटेरियल। ऐसा क्यों? क्योंकि उस यूटेंसिल का जो बेस है, बेस व्हाट यू वांट इज, क्योंकि जब आप गैस मतलब बेसिकली जब आप बर्नर के ऊपर रखोगे यूटेंसिल को, तो जो हीट है वो बर्नर से कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? अंदर। तो अंदर जाना चाहिए, तो फिर वो जो बेस है यूटेंसिल का वो क्या होना चाहिए? कंडक्टिंग। मतलब उसकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू हाई होनी चाहिए। याद है कि मैंने बताया था थर्मल कंडक्टिविटी में, आपको बताया था मैंने, substance which is a good conductor of heat has high value of thermal conductivity. तो base of utensil are made up of good conductors, लेकिन handles उसको तुम अलग मटेरियल से कवर करते हो विच इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हैंडल को आप उठाओगे ना तो आपको चक्का लग जाएगा। इसके लिए उस पर क्या लगाते हैं हम लोग? इंसुलेटिंग मटेरियल। तो पहला एप्लीकेशन, कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स, मतलब जो बेस है वो मेटल है बट आर प्रोवाइडेड विद हैंडल्स ऑफ बैड कंडक्टर। सिंस मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट कैन बी इजिली कंडक्टेड थ्रू द बेस ऑफ द यूटेंसिल। तो बेस से हीट अंदर जा पाएगा एंड दैट्स व्हाई द फूड विल बी कुक्ड। The handles of the utensils are made up of bad conductor of heat so that they cannot conduct heat from utensil to our hands. Number 2, सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, अगर आपको पता होगा, शायद सुना होगा, कोल्ड स्टोरेज। सुना है कोल्ड स्टोरेज? अभी कोल्ड स्टोरेज में एक कोल्ड स्टोरेज होता है जहाँ पे आप बहुत लो टेम्परेचर लेके जाते हो आर्टिफिशियल कूलिंग से, एसी लगा के। मैं उस एसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोल्ड स्टोरेज की बात कर रहा हूँ विदाउट एयर कंडीशनर्स। तो जो कोल्ड स्टोरेज सिस्टम होता है, खासकर जो फार्मिंग बैकग्राउंड से उनको पता होगा, जो ईल्ड आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गेहूँ, उसका एक पर्टिकुलर टाइम है कल्टीवेशन का, उसके बाद साल भर संभालना है। तो उसके लिए भी बेसिकली कीप दैट ग्रेन्स इन अ कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में हीट बाहर का अंदर नहीं आएगा, राइट, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, अंदर से बाहर भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको तुमको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। तो इसके लिए खासकर फार्मिंग बैकग्राउंड से होंगे तो पता होगा कि कोल्ड स्टोरेज हमको लगता है टू स्टोर ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसको स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज लगता है, एसी नहीं चलेगा वहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग कोल्ड स्टोरेज रूम्स बनाते हैं जिसमें जो वॉल है उसमें जो ब्रिक यूज किया है, ब्रिक पता है ना, ईट, वो होता है थिक। क्या होता है वो? थिक। सो थिक वॉल्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कोल्ड स्टोरेज रूम। अब ये ब्रिक क्यों यूज किया? क्योंकि ब्रिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट सो दैट इट रिड्यूसेस फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू द रूम्स। करेक्ट। अगर हमको और भी बेटर कोल्ड स्टोरेज बनाना होगा तो हम लोग जो ब्रिक यूज कर रहे हैं वो हॉलो यूज करेंगे। हॉलो मतलब अंदर एयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एयर। क्यों? क्योंकि एयर ये और भी ज्यादा बैड कंडक्टर है कंपेयर टू द मटेरियल ऑफ ब्रिक। अगर मैंने ब्रिक यूज किया, सॉलिड ब्रिक का मतलब अंदर मटेरियल है, तो वो सम अमाउंट में हीट को फिर भी कंडक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं हॉलो ब्रिक यूज करता हूँ तो हॉलो ब्रिक के अंदर क्या है? एयर। पोकल है ना, पोकल। So air is a bad conductor, is a better bad conductor of heat. So still better heat insulation is obtained by using hollow bricks. Air being a poorer conductor than a brick, it further avoids the conduction of heat from outside. और तीसरा एग्जाम्पल तो अभी हम लोग गर्मियों में एंटर कर ही रहे हैं, तुमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आइस गोला खाते हो क्या? हाँ, वेरी गुड।
तो वो जो आइस गोला में आइस यूज होता है, वो अगर आपने देखा होगा फैक्ट्री से निकल के जब वो शॉप तक आता है तो उसको किसके अंदर रैप करके लाते हैं? गनी बैग, गनी, गुड़ी गुड़ी, हाँ गोनी नहीं बोलते उसको, गुनी बोलते हैं उसे। तो वो गुनी मतलब इंग्लिश में गनी बैग बोलते हैं। वाई दे यूज गनी बैग? इट इज बिकॉज गनी बैग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर आपने देखा होगा उस गनी बैग में छोटे 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 होल्स होते हैं, उस होल में क्या ट्रैप होता है पता है? एयर। और मैंने अभी बोला एयर इज अ bad conductor of heat, correct? So to prevent ice from melting, it is wrapped in a gunny bag. A gunny bag is a poor conductor of heat and reduces the heat flow from outside to the ice, क्योंकि बाहर का हीट अंदर आ गया तो ice will start melting. Moreover, air filled in the interspaces of gunny bag, being a very bad conductor of heat, further avoids the conduction of heat from outside. Good. तो ये थे आपके, these were applications of thermal conductivity. तो गोइंग बैक टू हीट ट्रांसफर, मैंने आपको बताया था कि हीट ट्रांसफर 3 अलग अलग मेथड से हो सकता है। एक था कंडक्शन, अब हमको दूसरा देखना है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो है वो आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल तक है, आपको इसमें कोई भी इक्वेशंस इन्वॉल्व नहीं है, इट इज जस्ट इंट्रोडक्टरी लेवल। तो कन्वेक्शन, अब एक कन्वेक्शन में हीट कैसे ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। चलो एक काम करते हैं, कंटेनर ले लेते हैं। दिस इज सम कंटेनर, अ बीकर इन विच यू हैव सम लिक्विड जैसे वाटर, और मान लो मुझे इस वाटर को हीट करना है या इस लिक्विड को हीट करना है, तो हम लोग इस कंटेनर वेसल को एक बर्नर के ऊपर रख देंगे। सबसे पहले बर्नर, बर्नर ये डायरेक्टली इन कांटेक्ट किसके साथ है? बेस ऑफ द वेसल। बेस क्या है? सॉलिड। सॉलिड में हीट ट्रांसफर कैसे होता है? कंडक्शन। कैसे होता है? कंडक्शन। तो दिस बेस हैज टू बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पे कंडक्शन के थ्रू हीट कहाँ जाएगा? अंदर। और जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स राइट एट द बेस है ना यहाँ पे, उनको सबसे पहले हीट मिलता है। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड विच आर एट द बेस, दे रिसीव द हीट फर्स्ट। अब जब उनको हीट मिलता है तो बेसिकली अगर हीट मिलेगा तो डिस्टेंसेस बढ़ने लगेंगे, डिस्टेंस बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा, और डेंसिटी कम होगा तो दे बिकम लाइट इन वेट। एंड बिकॉज दैट लाइट इन वेट, ये जो लाइट इन वेट है क्योंकि इनको हीट मिल गया और ये लाइट इन वेट हो गए, तो ये पता है कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं ये? ऊपर। कहाँ जाते हैं ये? ऊपर। और जो ऊपर मॉलिक्यूल्स थे वो कोल्ड थे क्योंकि उनका टेम्परेचर कम था, वो पता है कहाँ आते हैं? नीचे। और फिर वो नीचे आके हीट रिसीव करते हैं, फिर वो कहाँ जाते हैं? ऊपर। और ऊपर के जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स है वो नीचे आएंगे। ऐसा करते करते पूरा का पूरा लिक्विड क्या हो जाएगा? हीट अप। तो इफ यू नोटिस, कंडक्शन में एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वाज बेसिकली ट्रांसफर थ्रू कोलिजन्स। वहां पे एक्चुअल खुद मॉलिक्यूल या पार्टिकल एनर्जी लेके गया था क्या? नहीं, यहाँ पे खुद पार्टिकल्स एनर्जी लेके जा रहे हैं। सो कन्वेक्शन is the mode of transfer of heat, या फिर it is a process of transfer of heat in which there is actual bodily movement of the particles. There is actual bodily movement of the particles. So convection is the process of transfer of heat, is the process of transfer of heat in which there is actual movement of particles from one point to another, from one point to another. गुड। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन में ये डिफरेंस है। कंडक्शन में खुद पार्टिकल एनर्जी लेके एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं गया, उन्होंने एनर्जी ट्रांसफर किया थ्रू कोलिजन्स, राइट। लेकिन कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स खुद एनर्जी लेके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन करंट। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, राइट, इज नोन एज कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन ये मोस्टली होता है लिक्विड्स एंड गैसेस में। किसमें होता है? लिक्विड्स एंड गैसेस में। और कंडक्शन किसमें होता है? सॉलिड में। तो व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड?
conduction. And what is the mode of transfer of heat in liquids and gases? Convection. Good. अब इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, एप्लीकेशन से हम देखते हैं, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रूम. चलो ये तुमको समझ में भी जल्दी से आएगा क्योंकि रियल लाइफ से कनेक्टेड है. सो लेट मी आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन. अभी ऑलमोस्ट आप ऐसे जगह पर जाते हो या घर में भी आपके एसी होगा, जैसे यहाँ पे भी लगाया हुआ है. आई हैव अ क्वेश्चन, इसको ऊपर ही क्यों लगाया? एसी को हमने ऊपर ही क्यों लगाया, नीचे क्यों नहीं लगाया? हाँ, यस यस, यू जल्दी बोलो. नीचे हवा जाएगी, गलत बात है. हाँ तो फिर मैं भी तो पूछ रहा हूँ, उसे ऊपर क्यों लगाया, वही तो मैं पूछ रहा हूँ. पैर को लग जाएगी. यू हैव टू फर्स्ट लुक हियर. ये जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ जाते हैं? नीचे. तो जो एसी यूनिट होता है ना, एसी यूनिट, उस एसी यूनिट को के जस्ट पास में जो एयर होता है, एसी पता है क्या करता है? एसी यहाँ से हीट निकाल लेता है, हीट एक्सट्रैक्ट करता है और बाहर थ्रो करता है, बाहर, रूम के बाहर. इसका मतलब एक मॉलिक्यूल्स कौन हो गए? कोल्ड. और कोल्ड मॉलिक्यूल्स कहाँ जाते हैं? नीचे. तो एसी ऊपर लगाना पड़ेगा ना, फिर नीचे लगाओगे तो और नीचे कहाँ जाएगा यार? तो फ्लोर को टच करके तो लगा नहीं सकते. यू हैव टू कीप इट एट द टॉप सो दैट जब एयर में से हीट निकल जाएगा तो एयर बिकम्स कोल्ड एंड कोल्ड एयर गोज डाउन. राइट, करेक्ट. इसके लिए जो कूलिंग सिस्टम्स होते हैं नॉर्मली दे आर इंस्टॉल्ड एट अ सर्टन हाइट बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन. और जो हीटर्स होते हैं, रूम हीटर, वैसे हमको इंडिया में जरूरत नहीं पड़ती है. वो नॉर्मली हिमालयाज में या फिर यूरोपियन कंट्रीज में वहां पर जो रूम हीटर होते हैं वो दे आर नियर द फ्लोर, नीचे लगाते हैं वो. क्यों? अदर वे राउंड. इसका रीजन उल्टा है. यहाँ पे हीट दिया जाता है एयर को, यहाँ से हीट निकाल लिया था तो मॉलिक्यूल्स कोल्ड थे, दे कम डाउन. और वहां पे हीट तुमने दिया उसको, राइट, इट इज गिवन. तो हीट गिवन है तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर. तो हॉट एयर विल गो अप. So that is why room heaters are installed near the floor or ACs are installed near the ceiling. पक्का पक्का, good. That is how it works. तो convection का use होता है उसमें. तो heating and cooling of rooms. The mechanism of heating a room by a heater is entirely based on convection. The air molecules in immediate contact with the heater are heated up. Good. These air molecules acquire sufficient energy and rise upwards. Correct. The cool air at the top being denser. तो जो ऊपर cold air है वो कहाँ आएगा? नीचे. The cool air at the top being denser moves down to take their place. This cool air in turn gets heated and moves upward. In this way, convection currents are set up in the room which transfer heat to different parts of the room. Same principle is used in air conditioner but in opposite direction. पक्का. इनफैक्ट बारिश होती है ना, बारिश वो भी बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन होता है. बिकॉज अभी समर्स में बिकॉज ऑफ एक्सेस टेम्परेचर, एक्सेस हीट, जो वाटर बॉडीज है जैसे ओशन हो गया या फिर रिवर हो गया, वहाँ का जो वाटर है इट इवोपरेट्स. और वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है आफ्टर इवोपरेशन दे गो अप. एज दे आर राइजिंग अप, जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी लॉस हो रहा है उनका. अब एनर्जी लॉस होता है तो जब एनर्जी ज़्यादा था तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, आई वुड से वाटर वेपर, तो वेपर जो थे वो एनर्जी ज़्यादा था, थर्मल एनर्जी ज़्यादा था, इसके लिए वो एक दूसरे के ज़्यादा पास में आ नहीं पाते. बट जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रहा है? कम. तो ये जो वाटर वेपर्स है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, वो पास में आते हैं. पास में आने के बाद पता है वापस से वेपर किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में, वाटर में. इसको बोलते हो कंडेंसेशन. क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. तो एक्सेस हीट की वजह से वाटर विल इवोपरेट, वाटर मॉलिक्यूल्स विल गो up. While going up they lose energy and water molecules come together again to condense into water form. That is how clouds are formed. और वापस फिर क्लाउड बनने के बाद, मतलब वाटर लिक्विड फॉर्म में आने के बाद क्या होता है? बारिश होती है. गुड. तो ये तो था, चलो, पहला एप्लीकेशन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रूम. दूसरा भी इंटरेस्टिंग है, कूलिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर. अब ये कूलिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर क्या है वो भी मैं डायग्राम में समझा देता हूँ. पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज ट्रांसफार्मर. अभी मैंने पिछले किसी क्लास में पूछा था व्हाट इज ट्रांसफार्मर, फिर वो मुझे बोल रहे थे कि वो हॉलीवुड का मूवी है वो ट्रांसफार्मर. हाँ, वो ट्रांसफार्मर की बात नहीं चल रही. व्हाट इज ट्रांसफार्मर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिक्स?
पता है, आएगा आपको 12th में। अभी आपने सीखा नहीं, लेकिन जस्ट टू नो इफ यू हैव हर्ड समवेयर। पता है, आपने देखा होगा कई जगह पे ऐसे बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स लगाए होते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए, उसको डीपी बोलते हैं हम लोग। करेक्ट। उसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है। अब ट्रांसफार्मर एग्जैक्ट क्या होता है वो तो बाद में देखेंगे, बट आई विल गिव यू रफ आइडिया व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में नॉर्मली आपके पास एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। वो एल्यूमिनियम क्यों, वो सब 12th में देखेंगे। अभी फिलहाल से बेसिक समझ लो। तो ट्रांसफार्मर में यू हैव अ मेटालिक फ्रेम, नॉर्मली स्क्वायर शेप फ्रेम। इसके ऊपर वाइंडिंग्स होते हैं। वाइंडिंग मतलब ऐसा वायर बाउंड होता है, इसके ऊपर दो वायर्स होते हैं। इसमें से एक वाइंडिंग को बोलते हो प्राइमरी कॉइल और एक को बोलते हो सेकेंडरी कॉइल। गुड। अब नॉर्मली जब इसमें से करंट पास होगा तो हीट जनरेट होगा, और यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है। एक्सेस ऑफ हीट इज जनरेटेड हियर। और आपने सुना भी होगा, कभी कभी सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी 3 घंटे नहीं आएगा, क्यों? डिप्पी फूट गया, ब्लास्ट हो गया। तो वो डिप्पी जिसको तुम डीपी बोल रहे हो वो यही है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ, उसका रीजन होता है एक्सेस ऑफ हीट। एक्सेसिव हीट जनरेट हुआ तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो ये जो एक्सेस हीट जनरेट हो रहा है, और हीट जनरेट क्यों होगा? क्योंकि जब तुम करंट पास करोगे, ये कंडक्टर है इसलिए करंट पास होगा। करंट पास होगा कंडक्टर में, तो वहां पे क्या है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? हीट। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मुझे उस हीट को डिसिपेट करना है, मतलब हीट को यहाँ से निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लेते हैं एक कंटेनर, उसमें डालते हैं ट्रांसफार्मर को, और उस कंटेनर में भर देते हैं एक ऑयल। तो यहाँ पे एक ऑयल है, दिस इज सम ऑयल। अब रुको जरा, इंटरेस्टिंग वर्किंग है, जरा समझ लो अच्छे से। आगे जाके फ्यूचर में तुम इंजीनियर ही बनने वाले हो तो काम में आएगा, थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए। आई नो इट इज संडे एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप संडे को भी आए। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। अभी ध्यान दो यहाँ। तो ऐसा है कि यहाँ पे जब एक्सेस ऑफ हीट जनरेट होगा, एक्सेसिव हीट जनरेट होगा, तो जो ट्रांसफार्मर के साथ कांटेक्ट में ऑयल है वो हीट अप हो जाएगा। उसके मॉलिक्यूल हीट अप होके कहाँ जाएंगे पता है? ऊपर। कहाँ जाएंगे? ऊपर। अब बेसिकली करते क्या है हम लोग, यहाँ पे और एक टैंक लगा देते हैं। उस टैंक के अंदर एक कूलेंट होता है, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू नो। थोड़ा सा आता हूँ उस पर भी मैं, पहले इसको समझ लेते हैं। तो होता ये है कि एक टैंक है, उसके अंदर ऑयल है, ऑयल, और इसमें ट्रांसफार्मर है, और बाहर, उसके बाहर लिक्विड नाइट्रोजन है। लिक्विड नाइट्रोजन मोस्टली एनी अदर कूलेंट कैन आल्सो बी यूज्ड। अब ये क्यों यूज किया? जब करंट पास होगा तो क्या जनरेट होगा? हीट। ये हीट किसने लिया? ऑयल के मॉलिक्यूल्स ने। मॉलिक्यूल कहाँ गए? ऊपर। कहाँ गए? ऊपर। हीट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो अगर यहाँ पे कूलेंट होगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे, हॉट मॉलिक्यूल्स, वो अपना हीट किसको दे के आएंगे और वापस कहाँ आएंगे? नीचे। और फिर यहाँ से हीट लेके वापस कहाँ जाएंगे? ऊपर। और हीट किसको देंगे? कूलेंट को। फिर कहाँ आएंगे? नीचे। हीट लेंगे और किसको देंगे? कूलेंट को। तो ऐसा होता रहेगा। करेक्ट। तो लुक, ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन द वाइंडिंग्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ये वाइंडिंग्स ऑफ ट्रांसफार्मर था, enormous heat is produced. Therefore, transformer is always kept in a tank containing oil. The oil in contact with transformer body heats up, creating convection current. तो ये जो मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है इसको कन्वेक्शन करंट बोलते हो आप। करेक्ट। द वार्म ऑयल कम्स इनटू कांटेक्ट विद द कूलर टैंक। ऊपर कौन है? कूलेंट है, तो कूलर टैंक है। गिव्स हीट टू इट एंड डिसेंड्स टू द बॉटम। तो हीट देके वापस आ गए। इट अगेन वार्म्स अप एंड राइज अपवर्ड। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो बार बार ये प्रोसेस चलता रहेगा। दिस इज हाउ हीट फ्रॉम द ट्रांसफार्मर इज गिवन टू द कूलेंट, कूलिंग टैंक। वैसे मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन ऐसा कुछ बोला था आपको। नाइट्रोजन इज कूलेंट, पता है आपको? 2-3 जगह पे यूज होता है, यहाँ तो यहाँ पे भी यूज हुआ। कूलेंट में लिक्विड नाइट्रोजन यूज होता है। नॉर्मली लिक्विड नाइट्रोजन इज वेरी एक्सपेंसिव, तो हर जगह पे यूज नहीं करते। वो वहीं यूज होता है जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो। दूसरा और एक जगह है नाइट्रोजन कहाँ यूज होता है पता है आपको? नाइट्रोजन
कहाँ यूज होता है? आप जो पैकेज्ड फूड खाते हो ना, उसके अंदर आप बोलते हो एयर भरा हुआ है, एयर, दैट इज बेसिकली नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि टू मेंटेन एम्बिएंट टेम्परेचर नाइट्रोजन इज फिल्ड। नहीं तो अगर बाहर का हीट अंदर आ गया तो वो खराब हो जाएगा। तो जो शेल्फ लाइफ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एक चिप्स का पैकेट लिया, उस पर लिखा होता है यूज विद इन 6 मंथ ऑफ पैकिंग, तो 6 महीने का एक्सपायरी है। अगर नाइट्रोजन नहीं भरेंगे तो 15 दिन में खराब हो जाएगा वो। तो वो जो पैकेज फूड होता है उसमें नॉर्मली प्रिजर्वेटिव्स तो होते ही है, लेकिन वो जो एयर की तुम बात कर रहे हो नॉर्मली इट इज नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन ऑफ कोर्स मेंटेन्स टेम्परेचर, so that is where it is used. तो अभी let us move to the last topic of this chapter, which is Newton's law of cooling. अब ये टॉपिक भी बहुत क्लोजली रिलेटेड है आपके रियल लाइफ से, और आपने एक्सपीरियंस भी किया है बहुत बार। सिर्फ पता नहीं था कि उसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली हम अभी ठंड से गर्मियों में ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो रिसेंटली यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, तो शॉवर लेने के लिए हम लोग बहुत पानी गर्म करते थे। करेक्ट? फिर अभी आपका तो पता नहीं, बट आई हैड दिस एक्सपीरियंस ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड। मुझे पेरेंट्स बोलते थे, अरे गर्म पानी में थोड़ा पानी ठंडा मिक्स कर। आई यूज्ड टू थिंक व्हाट इज द लॉजिक, ठंडा पानी मिक्स क्यों करना है, ऑलरेडी इतनी ठंड है। बाद में समझा कि जितना ज़्यादा वाटर और सराउंडिंग में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ही फास्ट कूलिंग होता है। मतलब अगर मैं पानी को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ले जाता हूँ 90 डिग्री लेटेस्ट से, और सराउंडिंग इज लाइक 5 डिग्री, ठंड में अपने यहाँ पे तो 4-5 डिग्री जाता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? 85 डिग्री। तो जितना ज़्यादा बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा उतना ही कूलिंग फास्ट होता है। दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसके लिए बोला जाता है कि पानी में, गर्म पानी में थोड़ा ठंडा पानी मिक्स करो। क्यों? क्योंकि जो पानी पहले 90 डिग्री पे था, अगर ठंडा पानी मिक्स करोगे तो इट विल बी लाइक अराउंड 70-75। सराउंडिंग तो अभी भी 5 डिग्री पे है ना, तो सराउंडिंग और बॉडी के टेम्परेचर में डिफरेंस क्या हो गया? कम। तो अभी कूलिंग क्या होगा? स्लो होगा। क्या होगा? स्लो होगा। बस इसी को हमको अभी स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, दैट बिकम्स न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ, जब भी ये वर्ड आए रेट ऑफ, मैंने तुमको पहले भी बताया था, रेट ऑफ मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हर सेकेंड में कितना हीट लॉस हो रहा है। द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग्स। तो इसका स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट rate of loss of heat, rate of loss of heat, rate of loss of heat is directly proportional to, of course rate of loss of heat from body is directly proportional to, और वो नोट्स में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो जो मैं तुमको यहाँ बता रहा हूँ उतना सफिशिएंट है आपके लिए, तो ध्यान दो। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी is directly proportional to the difference of temperature, between the body and its surroundings, difference in temperature between the body and its surroundings। ये भी मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके लिख के दिया आपको। अभी जो बुक्स होते हैं ना वो कैसे लिखते हैं वो भी समझ लो। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ तक वैसे लिखते हैं। आगे बोलते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर इट्स सराउंडिंग। क्या बोलते हैं वो? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर इट्स सराउंडिंग। मतलब क्या? सपोज एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर थीटा है, उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? थीटा 0, राइट। मान लो ये 70 डिग्री है मान लो, और ये 10 डिग्री है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? 60। मतलब बॉडी के पास कितना एक्स्ट्रा टेम्परेचर है?
बस वो लिखते हैं और डिफरेंस नहीं लिखते, वो बोलते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर इट्स सराउंडिंग्स। हर किसका लिखने का अपना तरीका, हम सीधा भाषा में लिखेंगे इट इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग्स। एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर इट्स सराउंडिंग लिखा तो भी मार्क्स मिलेंगे। आपने ऐसा बोल दिया कि इट इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग भी, तो भी करेक्ट है। पक्का पक्का, गुड। So we'll keep it simple. और by the way, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना या फिर मैथमेटिकल को थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना आना चाहिए। तुमने बोला रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, क्या बोला? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। हीट क्या होता है? Q अपॉन टाइम, और इसको ऐसा लिखते हैं dQ बाई dt। इसको बोलते हो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बॉडी टेम्परेचर कितना था? थीटा। सराउंडिंग कितना था? थीटा 0। बन गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट, डन, करेक्ट। अगर मैं ये साइन हटाता हूँ तो मुझे एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, राइट सम कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट के लिख दो, लेकिन ये के कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है, इट इज नॉट थर्मल कंडक्टिविटी। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बेसिकली इज रिलेटेड टू रेडिएशन। रेडिएशन इज थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। वैसे बता देता हूँ, रेडिएशन आपको डिटेल में बाद में ही आने वाला है, 12th में पूरा चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट आपको पूरा 12th में है, इसके लिए मैंने अभी इंट्रोड्यूस भी नहीं किया, सिर्फ बता देता हूँ व्हाट इज रेडिएशन। कंडक्शन वाज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फॉर सॉलिड्स, जिसमें एक्चुअल बॉडीली मूवमेंट नहीं होता है। कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस, जिसमें एक्चुअल बॉडीली मूवमेंट होता है। मतलब कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए तुमको मीडियम की जरूरत है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू, सन से अर्थ तक हीट आया क्या? हाँ, कैसे आया? कैसे आया? देयर इज नो मीडियम बिटवीन अर्थ एंड सन, कैसे आया? थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, that is called as radiation. So radiation is a mode of transfer of heat from one point to another point through electromagnetic waves. तो ये याद रखना आप। Now coming to the point, ये K is not thermal conductivity, it is some constant. इसको coefficient of thermal conductivity बोलने की गलती मत कर देना, वो नहीं है। थीटा माइनस थीटा 0, where of course theta, what is theta? Temperature of body. What is theta 0? Temperature of surroundings. Good. पक्का पक्का, श्योर। Also, अगर मैं आपसे पूछूं what is heat equation? ms डेल्टा टी नहीं बोल सकता क्योंकि टेम्परेचर को मैं यहाँ पे थीटा बोल रहा हूँ, तो ms थीटा, करेक्ट। ms थीटा ms डेल्टा थीटा एक ही बात है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव लेता हूँ मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dq by dt इक्वल टू d dt ऑफ ms थीटा। जिनको अब तक डेरिवेटिव नहीं पता, डोंट वरी, अभी तुम मैथ्स में 12th में सीख जाओगे, 11th में हुआ होगा आई थिंक, होपफुली। पता है मतलब डेरिवेटिव? गुड। मतलब डेरिवेटिव तो मैंने बताया, लेकिन रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा, फिर आपने बोला कि पता है, तो मुझे बताओ ये जो बॉडी है, जो बॉडी हीट लॉस कर रहा है, हीट लॉस करने की वजह से उसका मास चेंज होने वाला है क्या? नहीं। तो मास क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर। और जो स्पेसिफिक हीट होता है, ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, वाटर के लिए अलग, दूसरे बॉडी के लिए अलग। तो ये भी कौन है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट्स बाहर, कांस्टेंट्स बाहर। तो देयरफॉर यू हैव dq by dt इक्वल्स टू ms बाहर, ms बाहर, तो क्या हो गया? d थीटा बाई dt, इक्वेशन नंबर 2। पक्का पक्का, गुड। तो सो फार हमने पहले देखा, द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट वी सॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाज, it states that rate of loss of heat from a body is directly proportional to the difference in temperature of the body over its surroundings. Difference in temperature of body over its surrounding मतलब difference in temperature of body and its surroundings। वहां से हमको मिल गया एक इक्वेशन, कहाँ गया वो इक्वेशन? ये रहा, राइट।
तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट है, हाँ है, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ कि हमको हीट इक्वेशन भी पता था, ms थीटा, where q is heat, m is mass, s is specific heat and theta is temperature of the body। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, डेरिवेटिव लेता हूँ, तो क्या मिल गया, dq by dt इक्वल्स टू dt ऑफ ms थीटा, m और s कांस्टेंट, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 देख के बताओ, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ मैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो राइट हैंड साइड क्या आएगा, सेम। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 ms d theta by dt equals to k theta minus theta 0। गुड। अब ये ms को यहां शिफ्ट कर देते हैं, तो देयरफॉर d theta by dt इक्वल टू k अपॉन ms theta minus theta 0। m constant, yes, s constant, yes, constant into constant, another constant, yes, k भी constant था, yes, constant upon constant is constant। तो therefore मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, d theta by dt is proportional to theta minus theta naught, लिख सकते हैं क्या ऐसा, yes, पक्का पक्का, गुड। तो अब तक तुम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट में बोल रहे थे, इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब हर सेकेंड में कितना जूल एनर्जी लॉस हो रहा है। और ये डी थीटा बाई डी मतलब पता है क्या होता है, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ, क्योंकि आपको ये बताता है कि एक सेकेंड में कितना टेम्परेचर कम हो रहा है। तो दो स्टेटमेंट है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के, एक तो आप बोल सकते हो इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, it states that the rate of loss of heat from a body is directly proportional to difference in temperature of the body and its surrounding। या फिर आप बोल सकते हो it states that the rate of fall of temperature, बॉडी का टेम्परेचर हर सेकेंड में कितने से कम हो रहा है, it is proportional to difference in temperature of the body and its surroundings। So alternatively you can say it states that the rate of fall of temperature, the rate of fall of temperature of a body is directly proportional to what, to difference in temperature of the body and its surrounding, difference in temperature of the body and its surroundings, done। तो मुझे दो स्टेटमेंट बताओ, what are the two statements of Newton's law of cooling? The rate of loss of heat is directly proportional to difference in temperature of the body and its surrounding। Number 2, it states that the rate of fall of temperature is directly proportional to difference in temperature of the body and its surroundings। Good। तो यहाँ तक हो गया हमारा थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर खत्म। अब हम लोग जाएंगे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं अपने उस पे। चलो क्वेश्चन नंबर 7.22, एग्जाम्पल 7.22, सबका ध्यान यहाँ पे, यू विल बी गिवन सफिशिएंट टाइम टू राइट डाउन, तो सबका ध्यान यहाँ पे। अ मेटल स्फीयर कूल्स एट अ रेट ऑफ 1.6 डिग्री पर मिनट, डिग्री सेल्सियस पर मिनट मतलब कौन है ये, डी थीटा बाई डी टी की डी क्यू बाई डी टी, डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर और मिनट मतलब टाइम, तो कौन है ये, डी थीटा बाई डी टी, कौन है ये, डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कितना कम हो रहा है वो बताया ना। सो मेटल स्फीयर कूल्स एट अ रेट ऑफ 1.6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट व्हेन इट्स टेम्परेचर इज 70 डिग्री सेल्सियस। तो जब बॉडी का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस था
तो उसका हर मिनट में कितना टेम्परेचर कम हो रहा था, 1.6. व्हाट रेट विल इट कूल व्हेन इट्स टेम्परेचर इज 40. तो जब बॉडी का टेम्परेचर 40 हो जाएगा तो हर मिनट में कितना टेम्परेचर कम होगा. द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 30 डिग्री सेल्सियस. तो पहले आपको पैरामीटर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि दिया क्या क्या है. देखो यहाँ पे ना आपको दो टेम्परेचर दिए हैं. पहला टेम्परेचर था 70 डिग्री सेल्सियस. तो जब टेम्परेचर 70 था तब जो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर कितना है, 1.6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट. फिर आपको दूसरा बॉडी टेम्परेचर दे दिया कितना, 40 डिग्री सेल्सियस, और सराउंडिंग का कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस. और आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज 40. मतलब तुमको बेसिकली फाइंड करना है डी थीटा बाय डी टी ऑफ केस 2. केस 1 का दिया है. और लॉजिकली सोचो, मैंने अभी बताया तुमको, जितना ज़्यादा बॉडी के और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा उतना ही रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा होगा. तो जब बॉडी टेम्परेचर 70 था, सराउंडिंग कितना था 30, तो रेट ऑफ फॉल कितना है 1.6. अब बॉडी टेम्परेचर कितना हो गया 40, सराउंडिंग अभी भी कितना है 30, तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर कितना होगा, ऐसा पूछा है. राइट. तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे पता है, बताओ. डी थीटा बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा 0. बस यही तो यूज करना है. कैसे यूज करना है वो देख लो. कैन आई राइट डाउन डी थीटा बाई डी टी केस 2 अपॉन डी थीटा बाई डी टी केस 1 इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 0 अपॉन थीटा 1 माइनस थीटा 0. लिख सकते हैं क्या ऐसा? हाँ. तो डी थीटा बाई डी टी 2 अपॉन ये कितना था, 1.6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट. मैं जानबूझ के यूनिट लिख रहा हूँ साथ में. व्हाट इज थीटा 2? 40. व्हाट इज थीटा 0? 30. व्हाट इज थीटा 1? 70. एंड हाउ मच इज दिस? 30. ओके, गुड. सो देयरफॉर डी थीटा बाई डी टी 2 इक्वल्स टू, ये 1.6 को तो यहाँ लाऊंगा ही मैं. व्हाट इज 40 माइनस 30? 10. व्हाट इज 70 माइनस 30? 40 इंटू कितना, 1.6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट. सही है. ये हो गया 1/4. 1.6 by 4 इज 0.4. तो 0.4 डिग्री सेल्सियस पर मिनट. करेक्ट. और आंसर करेक्ट है क्योंकि जब पहले टेम्परेचर बॉडी का 70 था, सराउंडिंग कितना था 30. और डिफरेंस इन टेम्परेचर ज़्यादा है क्या, तो फॉल ऑफ टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा क्या? हाँ. फिर बॉडी टेम्परेचर कितना हो गया 40, सराउंडिंग अभी भी कितना है 30, तो डिफरेंस कम हो गया. हाँ. तो रेट ऑफ फॉल भी कम होगा. हाँ. तो कितना हो गया 0.4. अभी हम जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे. प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 12. The rate of flow of heat through a copper rod with temperature difference 30 degrees Celsius is 1500 calories per second. Find the thermal resistance of the rod. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है. आपको गिवन में क्या दिया पहले वो समझ लो. क्या बोला है आपको, the rate of flow of heat, the rate of flow of heat through a copper rod with temperature difference 30 degree Celsius. टेम्परेचर डिफरेंस कॉपर रॉड में तुम T1 माइनस T2 लिखते हो, याद है क्या, 30 डिग्री सेल्सियस फॉर एनी रॉड. एंड व्हाट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कैलोरी पर सेकेंड. मतलब ये Q बाई टी की वैल्यू है. किसकी वैल्यू है ये, Q बाई टी, 1500 कैलोरीज पर सेकेंड. और आपको क्या पूछा है, थर्मल रेजिस्टेंस. क्या पूछा आपको, थर्मल रेजिस्टेंस पूछा है ना. थर्मल रेजिस्टेंस RT. अगर आपको याद होगा, ऑफ कोर्स आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको थर्मल रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूला बना के दिए थे. एक मैंने बोला था RT इक्वल्स टू x अपॉन KA. था क्या ऐसा? हाँ. और एक फॉर्मूला दिया था T1 माइनस T2 अपॉन P कंडक्शन. लेकिन यही तो P कंडक्शन होता है ना. Q बाई टी क्या होता है, P कंडक्शन. तो P कंडक्शन.
बन गया फॉर्मूला? यस, हमने ये ऑलरेडी फॉर्मूला थ्योरी क्लासेस में डिराइव किया था। तो व्हाट इज थर्मल रेजिस्टेंस? RT T1 माइनस T2 अपॉन P कंडक्शन। व्हाट इज T1 माइनस T2? 30। व्हाट इज P कंडक्शन? 1500 कैलोरीज पर सेकेंड। तो ये और ये हो गया कैंसल, ये हो गया 1 और हाउ मच? 50 जा 1/50, 1/5 इज 0.2 और 1/50 इज 0.02। सेकेंड गया ऊपर, सेकेंड पर कैलोरी। देखो आंसर 0.02 दिया है क्या? यस। हाँ, सिर्फ ये जो यूनिट है ना, ये टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस आ जाएगा इधर बस। तो यू हैव डिग्री सेल्सियस सेकेंड पर कैलोरी। और क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस स्केल में, केल्विन स्केल में क्या होता है? सेम। तो डिग्री सेल्सियस यहाँ पे केल्विन भी तुम लिख सकते हो। बट पक्का पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ 14 नंबर। आई विल डायरेक्टली जंप टू द लास्ट क्वेश्चन दैट इज 15th। 14 will be assignment for you. A metal sphere cools from 80 degree to 60 degree Celsius in 6 minutes. ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, ये जेई नीट का भी PYQ है। How much time will it take to cool from 60 to 40 if the room temperature is 30? तो पहले तो पैरामीटर को आइडेंटिफाई करो। What is the initial temperature of the body? कितना? 80 डिग्री सेल्सियस। और 80 से फॉल होके कितना हो गया? 60 डिग्री सेल्सियस। कितने टाइम में हुआ ये? 6 मिनट्स में। तो T1 विच इज 6 मिनट्स। तो इसका मतलब d थीटा बाई dt फर्स्ट केस, पहला केस, कितना डिफरेंस है? 20। और ये डिफरेंस 20 का कितने टाइम में हुआ? 6 मिनट में। तो 20/6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। हाउ मच इज दिस? 10/3। कितना? 10/3। हाँ ठीक है, 10/3 लिखो उसको, 3.333 भी लिख सकते हो, बट ठीक है, डिग्री सेल्सियस पर मिनट। गुड। अब आगे क्या बोला है आपको? आगे बोला है कि जो इसके बाद 60 से कितना गया? 40, वो कितने टाइम में गया वो पूछा है। बराबर, करेक्ट। तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? 40। और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना था पूरे प्रोसेस में? 30। और आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है व्हाट इज द टाइम इन सेकेंड केस। T2 पूछा है, हाँ कि ना? हाँ। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? वही न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का। तो d थीटा बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। गुड। तो अब सबसे पहले मैं डायरेक्टली सॉल्व करने वाला हूं इसको। तो d थीटा बाई dt2 अपॉन d थीटा बाई dt1। अब यहां होता है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सॉल्यूशन तुमको पता नहीं तो सॉल्यूशन पे ध्यान देना, क्योंकि 3 टेम्परेचर इन्वॉल्व हो जाए ना तो कंफ्यूजन हो जाता है। 3 है ना इन्वॉल्व, 80, 60 एंड 40। शुरुआत कहाँ से हुई थी? 80। तो θ1 माइनस θ0 विच इज 80 माइनस 30। 80 से कहाँ गया? 60। फिर 60 से कहाँ गया? 40। तो 60 से 40 ये सेकेंड केस है ना। हाँ, तो यहाँ पे θ2 लिखोगे, θ3 नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे? गलती से भी θ3 मत लिख देना। 40 नहीं लिखना, क्या लिखना? 60। क्योंकि सेकेंड केस स्टार्ट कहाँ से हुआ? 60 से। पहला केस कहाँ से स्टार्ट हुआ? 80 से। तो 80 मतलब θ1 और 60 मतलब θ2। व्हाट इज d थीटा ऑफ सेकेंड केस? d थीटा, व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर फॉर सेकेंड केस? सेकेंड केस 60 से 40, 60 से, हाँ तो 60 से 40 तो कितना डिफरेंस है? 20। और dt2 तो फाइंड करना है ना, t2 फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है? dt2। तो dt2 मतलब t2 फाइंड करना है। ये तुमको पता है 60 से कहाँ गया? 40। तो कितना डिफरेंस आया? ये पूछा है, dt2 पूछा है। व्हाट इज d थीटा बाय dt1? 10/3। व्हाट इज θ1? सॉरी θ2? 60। व्हाट इज सराउंडिंग?
30. What is theta 1? 80. What is surrounding? 30. Very good. Good, good, good. 1 and 2 सही है. ये ऊपर जाएगा तो 6 हो जाएगा. 3 into 2 कितना? 6 अपॉन कितना? dt2 इक्वल टू ये कितना? 30 और ये कितना? 50. तो 3/5. 3/5 1s और 2s बराबर. 5 into 2 10. तो what should be dt2? 10 minutes. है क्या ऐसा आंसर? है? Good. So that is the end of this chapter.